नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे। मौलिक अधिकार के अध्ययन में हमने समानता के अधिकार की शुरुआत करी थी। साथियों, समानता के अधिकार में हमने आर्टिकल 14, 15 और 16 पढ़ा था साथियों। और जब हमारा 16 चल रहा था, जब हम पढ़ रहे थे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ या मंडल आयोग की सिफारिश से पढ़ रहे थे साथियों, हम उस समय हमारी क्या हुई, टेक्निकल इश्यू की वजह से आवाज चली गई थी साथियों। तो आज हम उनको समझेंगे वापस उन आर्टिकल को। उसके बाद में हम आर्टिकल 17 की शुरुआत करेंगे, जो कि अस्पृश्यता का अंत करता है साथियों। इसके साथ में हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। वापस एक बार देखते हैं, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये हम किस में पढ़ रहे हैं साथियों? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये साथियों हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल अनुच्छेद 16(4) में। इसमें पढ़ रहे हैं साथियों अनुच्छेद 16(4) में कि भाई इंदिरा साहनी ने जो कंडीशनें रखी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई क्या ओबीसी को जो दिया गया रिजर्वेशन वो सही है क्या साथियों? तो ओबीसी सबसे पहले ये इंदिरा साहनी वाद आया क्यों साथियों? क्योंकि सन 1969 में, किसमें, 1979 में साथियों, 1979 में एक द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया साथियों? द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया। किसने करा था साथियों द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन? यह करा था मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने बीपी मंडल की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल की अध्यक्षता में, बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन करा था, जिसे किस नाम से जाना जाता है साथियों? मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मंडल आयोग। इस मंडल आयोग का गठन हुआ था 1979 के अंदर। अब देखो, जब मंडल आयोग ने इसका गठन करा और इसकी सिफारिश से, मतलब इसकी जो रिपोर्ट आई थी साथियों, वो रिपोर्ट आई थी 1980 के अंदर। उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से 3743 जातियों को, 3743 जातियों को क्या बताया साथियों? पिछड़ा बताया। और उस पिछड़ा बताने का आधार क्या था? सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से बताया। और यह हमारे देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग अपने पास में रखती थी साथियों? ये रखती थी 52% भाग अपने पास में रखती थी। कौन रखती थी? ये जातियां, 3743 जातियां। तो अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाद हुआ। कौन सा? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ये सारी सिफारिश का किन के पास में गई? सुप्रीम कोर्ट में। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, कानिया। कौन हुआ करते थे? कानिया। तो साथियों एक बार इसको मिटाते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं। अब साथियों ये मामला कहाँ गया? इस मामले की सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा साहनी बनाम इसमें, कि ओबीसी को दिया गया 27% आरक्षण वैध है या अवैध है। तो उस समय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज हुआ करते थे एच एम कानिया की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय पीठ गठित करी थी। कितने? 9 सदस्यीय पीठ गठित करी थी। 9 सदस्यीय पीठ गठित करी थी साथियों। इसमें देखो, इन्होंने फैसला दिया था 6-3 के आधार पर। किसके आधार पर? मतलब 6 जज तो इसके पक्ष में थे कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और 3 इसके विपक्ष में थे। तो ये फैसला पारित हो गया और ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण मिल गया था साथियों? 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया गया। और एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि भाई आरक्षण की अधिकतम सीमा कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होनी चाहिए। इसके बाद में क्या, अभी जो वर्तमान में
ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया तो उसने 50% का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। तो साथियों क्या आपको लगता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के जो वाद है इसके अंदर ईडब्ल्यूएस को दिया गया आरक्षण वैलिड है? नहीं साथियों, ये अवैध है। क्या है? अवैध। अब देखो अनुच्छेद 16(4) के अंदर ही पिछड़े वर्ग को विभाजित किया गया है। किसमें? इसको मिटाते हैं पहले, आपको समझ में आ रहा होगा साथियों, मैं समझाता जा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें हमने पहले लिख ली थी। अभी हमको सिर्फ समझनी है इसको बार बार, है ना। अब ध्यान दो, अनुच्छेद 16(4) में ही साथियों किसको? पिछड़े वर्ग को। किसको? पिछड़े वर्ग को, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग वे अधिक पिछड़े वर्ग में विभाजित किया गया। किसमें? पिछड़े वर्ग में और अधिक पिछड़े वर्ग में विभाजित किया गया। अधिक पिछड़े वर्ग में विभाजित किया गया। किसको? पिछड़ा वर्ग को विभाजित किया गया था साथियों। किसको? पिछड़ा वर्ग को। जो पिछड़ा वर्ग है ना साथियों, उसको किसमें विभाजित किया गया? पिछड़े वर्ग में और अधिक पिछड़े वर्ग में। और ध्यान देना, जब हमें इंदिरा साहनी वाद पढ़ा ना साथियों, तो उसमें क्रीमिलियर को आरक्षण नहीं दिया गया। मतलब अगर कोई अमीर आदमी पैसे वाला है और वो पहले से सक्षम है तो उसको आरक्षण नहीं दिया गया है। क्या आपको लगता है कि ओबीसी में क्रीमिलियर को आरक्षण नहीं देकर उसका आरक्षण का सब कैटेगराइजेशन किया गया है? क्या किया गया? सब कैटेगराइजेशन। मतलब ओबीसी के अंदर जाति आती है लेकिन उसको आरक्षण का क्या नहीं मिलता? लाभ नहीं मिलता। आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। मिलता है। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 16(4) के। अब देखो 16(4) के में क्या है? 16(4) के, या इसको भी बोलते हैं हम ए। इसमें क्या है साथियों? इसमें राज्य सरकार को मतलब ये शक्ति दी गई है। किसको दी गई है? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को क्या शक्ति दी गई है? कि वे नौकरियों के अंदर मतलब जब पदोन्नति होती है मतलब किसी भी, तो एससी और एसटी को, एससी व एसटी को किसमें? पदोन्नति में। पदोन्नति में। पदोन्नति में क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। आरक्षण की शक्ति प्रदान करता है। कौन कर सकता है? ये राज्य सरकार कर सकता है। किसको? एससी व एसटी को। किसमें? पदोन्नति में। जैसे कि हमारे देश में कोई भी सरकारी सेवा है, जैसे कोई भी नौकरी है, तो उसके अंदर अगर पहले से ही उच्च वर्ग के लोग बैठे हैं, मतलब ये हमारे नौकरियों का खाका बताता हूं मैं आपको। जैसे कि ये हमारी नौकरियों के निचले क्रम में अधिकारी है, ये एक अधिकारी ऊपर बैठा, तो ऊपर पहुंचाने के लिए निम्न तबकों को लोग के लिए तो उनको क्या करना पड़ेगा साथियों? आरक्षण देना पड़ेगा। अब दो साथ में ही व्यक्ति एक किसी नौकरी में लगे हैं, जैसे कि एक तो ए हो गया और ये बी हो गया। ये जो बी है ये है साथियों एससी एसटी का। क्या है? एससी एसटी का। और ए है, ये है जनरल का। और जो ऊपर बैठा है वो व्यक्ति है जनरल का। तो अगर हम इनको आरक्षण नहीं देंगे, किनको? एससी व एसटी को, तो ये व्यक्ति इनसे पहले पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में भले आप मानो चाहे नहीं मानो, भेदभाव चरम सीमा पे होता है। भेदभाव क्या होता है? भेदभाव चरम सीमा पे होता है। तो हमारे देश के लोगों को क्या जानना है कि भाई किसी भी तरीके से एससी एसटी को जो लोग है जिसको आरक्षण प्राप्त है, जो रिजर्वेशन जिनको प्राप्त है, उनको क्या लाना है? समाज की मुख्य धारा में लाना। अगर समाज की मुख्य धारा में लाना है उनको, तो उनको क्या देना पड़ेगा? रिजर्वेशन देना पड़ेगा। समाज के जो सरकार के जो विभिन्न मुख्य पद है उनके ऊपर उनको बिठाना पड़ेगा, तभी जाके समाज में समानता स्थापित हो पाएगी साथियों। वरना समाज के अंदर क्या है? असमानता व्याप्त रूप में फैली हुई है। हमारा देश जब आजाद हुआ था, ये पदोन्नति या आरक्षण ये देने की जरूरत क्यों पड़ी साथियों? क्योंकि हमारे देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग थे। विभिन्न प्रकार के लोग थे, तो उनमें अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें सुविधाएं प्राप्त थी। और हमारे भारत में आपको पता है कितनी ज्यादा विविधता है। तो सब लोग एक समान तो थे नहीं। कुछ लोगों की पहली पीढ़ियां अभी से पढ़ने लग रही है और बहुत सारे लोगों की पहली पीढ़ियां बहुत पहले टाइम पर पढ़ चुकी थी। उनको जब उन्होंने पहले ही सारी चीजें पढ़ ली तो उनको शिक्षा का महत्व पता था साथियों। और जब उनको शिक्षा का महत्व पता है तो बाकी लोग जो जिनको शिक्षा का महत्व नहीं पता है, तो उन शिक्षा के ऊपर ना तो खर्च कर पाएंगे, ना वो आगे बढ़ पाएंगे।
तो आरक्षण का मूल उद्देश्य क्या था साथियों? उस आरक्षण का मूल उद्देश्य यह था कि देश में जो व्याप्त असमानता फैली हो उसको समानता, उनमें समानता स्थापित करना, मतलब उनके नीचे बैरिकेड लगाना। मतलब कोई आदमी वो कार्य कर रहा है, माना कि ये कोई यहाँ पे काम चल रहा है, तो एक इस काम को करने में 6 फीट के व्यक्ति को आसानी होगी या 5 फीट के व्यक्ति को आसानी होगी? अगर 5 फीट के व्यक्ति को हमारे को 6 फीट के व्यक्ति के बराबर लाना है, तो इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा? हमको एक बैरिकेड लगाना पड़ेगा, और बैरिकेड लगाने के बाद में ये बराबर हो जाएगा। यही आरक्षण है। आरक्षण और है क्या साथियों? मतलब जो असमानता है उसको समानता में तब्दील करना, मतलब सभी लोगों को बराबर उनका हक दिलाना। क्योंकि जो लोग पहले से ही बड़े पदों पर पहुंच गए हैं या आगे पहुंच गए हैं, तो उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमें आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ती है साथियों। अब देखो, जो 16(4) के है साथियों, इसको कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था साथियों? देखो, 77वें संविधान संशोधन 1995 के अंदर जोड़ा गया था। किसको? अनुच्छेद 16(4) के को जोड़ा गया था साथियों। ये समझ में आ गया आपके? और ये मैंने लिखा दिया था, फिर भी अगर आप एक बार लिखना चाहो तो मैं आपको ये लिखा देता हूँ, 2 लाइन इसकी, एक बार लिख लो। इसमें इसमें राज्य सरकार राज्य सरकार को को यह शक्ति दिए गई है कि वह SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। किसकी व्यवस्था कर सकता है? आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। 77वें संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से जोड़ा गया। 1995 के माध्यम से जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया साथियों? अनुच्छेद 16(4)(1) को। किसको जोड़ा गया? अनुच्छेद 16(4)(1) को। देखो, इसमें क्या है? राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वे SC वे ST के लिए जो पदोन्नति होती है उसमें क्या कर सकता है? आरक्षण में उनको पदोन्नति के लिए क्या कर सकता है? आरक्षण दे सकता है। और ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ये 77वें संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से जोड़ा गया था। एक बार लिख लो इसको जल्दी से, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। लिखो जल्दी से। जल्दी लिखो।
अब हम बात करेंगे साथियों अनुच्छेद 16(4) के या बी की। अब इसके इसमें क्या किया गया है साथियों, अनुच्छेद 16(4) ख में, और ये यहाँ पे ए है साथ बी। इसमें क्या क्या है साथियों, जो सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाता है उसके माध्यम से अगर सीटें फुल नहीं हुई है, मतलब कोई वैकेंसी निकाली है सरकार ने 1000 की, 1000 की वैकेंसी निकाली है और इसमें 700 सीटें माना कि SC ST के लिए रिजर्व है। कितनी सीटें? 700। अब 700 में से योग्य उम्मीदवार कितने मिले हमको? 300 ही मिले। कितने मिले? 300 ही उम्मीदवार मिले हैं, तो बाकी कितनी सीटें बाकी रह गई? 400 सीटें बाकी रह गई। अब इन 400 सीटों को क्या करना है राज्य सरकार को कि आगे बढ़ाना। आपने ये बहुत सारे ज्यादा कंट्रोवर्सी सुनी होगी कि भाई ये तो SC ST का था इसलिए इसके 5 नंबर आए और ये शिक्षक बन गया या और कुछ बन गया, इनको आरक्षण का वो मतलब बहुत ज्यादा वो फैल रही है कुरीतियां, क्योंकि अयोग्य लोग बैठ रहे हैं। तो सरकार ने कोई क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया, कितने परसेंट का? 35% का, कि भाई 35% तो मिनिमम एग्जाम में मार्क्स लाने ही है आपको, तभी आपका चयन हो पाएगा। जब पूरे इनमें से योग्य में से पूरे लोगों ने 35% से ऊपर लाए नहीं पाए, तो वो क्या हो गया? पहले से ही डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उनका सिलेक्शन हुआ नहीं, तो सीटें क्या होगी? खाली होगी। तो इन सीटों को क्या करना, जो अगली वैकेंसी आएगी नेक्स्ट भर्ती, उसके अंदर क्या करना? कैरी फॉरवर्ड करना, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? अग्रनयन। अग्रनयन, अग्रनयन मतलब ये पद उस भर्ती में जुड़ के आएंगे। मतलब आगे कोई भर्ती आ रही है, माना कि 300 पदों की, 300 पदों में से 200 100 पद किसके हैं? SC के, तो उसमें क्या जुड़ जाएंगे? 400 पद और जुड़ जाएंगे। और ये वैकेंसी SC वालों के लिए कितने की हो जाएगी? 500 पदों की। इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। क्या कहते हैं साथियों? कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड रूल, अग्रनयन का नियम। साथियों ये समझ में आ गया होगा आपको कि अग्रनयन के नियम किसे कहते हैं? सीटों को आगे बढ़ाना। अब इसको लिखते हैं। इसके द्वारा सेवाओं में आरक्षण सेवाओं में आरक्षण अग्रनयन का नियम, अग्रनयन का नियम, जिसे क्या कहते हैं साथियों? कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? कैरी फॉरवर्ड रूल की व्यवस्था की गई है। इसको 81वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से जोड़ा गया। किसके माध्यम से? 2000 के माध्यम से जोड़ा गया। ये जो आरक्षण की जो 50% जो सीमा होती है वो किस पे लागू नहीं होती है? अग्रनयन के नियम पे लागू नहीं होती, कैरी फॉरवर्ड रूल पे लागू नहीं होती है। आरक्षण की 50% की सीमा इन पदों पर लागू नहीं होती है।
इसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी गई है। इसे 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 पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी गई है। संज्ञा दी पर्याप्त प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी गई है। अब देखो अनुच्छेद 16(4)(6) जिसे भी हम बी कह सकते हैं इंग्लिश में, इसके द्वारा सेवाओं में क्या है, जो आरक्षण है उसका क्या, कौन सा नियम है, अग्र नियम का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल की व्यवस्था की गई है। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, 81वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। और आरक्षण की 50% की सीमा है जो इन पदों पर क्या नहीं होती, लागू नहीं होती। इसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी गई है। जल्दी से लिखो, इसके बाद में आगे देखते हैं। जल्दी लिखो साथियों। अगर आपको समझ में आ रही है साथियों इंडियन पॉलिटी, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन है साथियों, बाकी तो आपकी इच्छा है। लिख लिया? लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से लिखो। लिख लिया? अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 16(5). साथियों क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद 16(5). अनुच्छेद 16(5) इसमें क्या है साथियों, ये राज्य को धर्म के आधार पर विभेद करने की अनुमति देता है। धर्म के आधार पर विभेद कैसे, जब माने कि कोई अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति होती है, अलग अलग पुजारियों की नियुक्ति होती है। जैसे इंडियन आर्मी में वैकेंसी आती होगी, आती है, जो आपने सुना होगा कि पुजारी की वैकेंसी अलग से आती है, और मस्जिदों मौलवी की अलग से आती है, और वहाँ पे सिख धर्म का जो भी गुरुद्वारा है वहाँ पे अलग उनके गुरुदेव की जो भी वो आती है वैकेंसी अलग आती है। तो उसके आधार पर किसको विभेद करने की अनुमति दी गई है, राज्य सरकार को। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद करने की शक्ति दी गई। संसद कोई भी कानून बनाकर धर्म के आधार पर विभेद कर सकती है, क्योंकि जहां पर जिस व्यक्ति की धर्म आस्था जुड़ी हुई है तो वो वहां पे वही व्यक्ति पूजा कर सकता है। अगर हम अभी बोले कि भाई हम मस्जिद में जाके पूजा करेंगे, या जो मुस्लिम लोग बोले हम मंदिर में जाके करेंगे कि मैं पुजारी बनूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये धर्म के आचरण के विरुद्ध है। आपकी आस्था आप अगर किसी भी भगवान में रखते हो या कहीं भी रखते हो तो वो आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन आप उस पर्टिकुलर जगह पे जिस धर्म का वो स्थान है तो वही उस स्थान पर वो ही पूजा कर सकते हैं, उसी धर्म के लोग साथियों। तो ये राज्य को धर्म के आधार पर विभेद करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 16(5). यह राज्य को
को धर्म के आधार पर विभेद करने की शक्ति प्रदान करता है। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर विभेद करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16(5). इसमें बस आपको इतना ही जानना है, ये लिख लो। इसके बाद में हम अनुच्छेद 16(6) पढ़ते हैं। अनुच्छेद 16(6) में क्या है साथियों? इसमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें राज्य सरकार कमजोर नागरिकों को आर्थिक आधार पर वर्तमान आरक्षण से 10% आरक्षण और प्रदान करता है। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन माध्यम से जोड़ा गया था साथियों? 103वें संविधान संशोधन 2019 किसके माध्यम से जोड़ा गया था? 2019 के माध्यम से जोड़ा गया साथियों। जल्दी से लिखो। देखो अनुच्छेद 16(6) में क्या है? इसमें राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया है। किसके आधार पर? उसका आधार क्या था? आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को दिया गया था। अब इसमें आर्थिक रूप से कमजोर कौन कौन है? देखो भाई, जिसके पास में 5 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि नहीं होनी चाहिए, और जो उनका निवास स्थान है वो 1000 स्क्वायर फीट से छोटा होना चाहिए। मतलब अलग अलग कंडीशन डाली है, जिसमें लगभग सभी भारत के जो ईडब्ल्यूएस में लोग आ जाते हैं। भाई अगर किसी की तनख्वाह 8 लाख इसमें रखी है, 8 लाख कैटेगरी, 8 लाख, तो 8 लाख मतलब अगर वो महीने का कितना कमाता होगा साथियों? वो लगभग 65,000 कमाता होगा। जो 65,000 कमाने वाला हमारे देश में कोई गरीब हो ही नहीं सकता, या आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हो सकता साथियों। तो इसकी ये शर्तें हैं, ये बहुत ही कमजोर शर्तें हैं, क्योंकि अगर सरकारों को वोट प्राप्त करने हैं तो वो आरक्षण की व्यवस्था को लागू रखेंगे और आपस में लोगों को लड़वाया जाएगा। वास्तव में जिन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए उन लोगों को आरक्षण मिल ही नहीं पा रहा है। लिखो जल्दी से। ये होता हमारा आर्टिकल 16 समाप्त। अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 17। एक बार जल्दी से लिख लो इसको। लिखो जल्दी से। लिख लिया?
अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है साथियों? अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का, इसमें दिख नहीं रहा है। अस्पृश्यता का अंत ये कैसे है? ये जो अधिकार है साथियों, देखो, ये अधिकार है राज्य को, राज्य वे व्यक्तियों, व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध किसको प्राप्त है? ये प्राप्त है व्यक्ति को, व्यक्ति को। कैसे? कि भाई आपके साथ में कोई भेदभाव कर ही नहीं सकता, आपको छुआछूत के आधार पे किसी भी तरीके से आपको अयोग्य साबित नहीं कर सकता। आर्टिकल 35 के अनुसार, देखो आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 के अनुसार संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कानून बना सकती है। किसको शक्ति दी गई है? संसद को। और संसद ने समय समय पर कानून बनाए हैं साथियों, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ये सारे अधिनियम किनके? एट्रोसिटी एक्ट, ये किसके माध्यम से बनाए गए? अनुच्छेद 35 के माध्यम से बनाए गए। अब इसमें क्या है कि भाई आपको किसी भी जगह पर कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर आपके साथ में छुआछूत नहीं की जा सकती। अब एक बात बताओ, हमने आर्टिकल में तो ये बात डाल दी कि भाई आपको किसी भी आधार पर आपके साथ में छुआछूत नहीं की जा सकती। अगर आप किसी दुकान पे गए या किसी मॉल में गए और आपको पूछा भाई आप कौन सी कास्ट से हो, और आपको बोल दिया नहीं भाई तुम इस क्लास इसमें अलाउ नहीं हो, या किसी भी ट्रेन में या किसी भी बस में या आप कहीं भी गए तो आपको बोल दिया नहीं 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 भाई तू इस जगह पे अलाउ नहीं है क्योंकि तू नीची कास्ट का या ऊंची कास्ट का, या सार्वजनिक कोई स्थान है, मनोरंजन के स्थान जैसे सिनेमाघर हो गया या होटल हो गया या कहीं भी किसी भी जगह पर आपके साथ में किसी भी आधार पर अगर किसी ने आपके साथ में भेदभाव किया है तो आर्टिकल 17 के अनुसार आप क्या जा सकते हो कि हमारा अस्पृश्यता का जो हमें समाप्त करनी है उसको, तो ये तो बढ़ावा दे रहा है। बढ़ावा कैसे दे रहा है? जब तक संसद कानून नहीं बनाएगी, जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, जब तक हमारे देश में चीजें कैसे जो कुरीतियां पुराने जमाने से फैली हुई वो है पर्याप्त, मतलब वो फैलती रहेगी, उसको समाप्त करने के लिए ही तो ये मौलिक अधिकारों में इसका उल्लेख किया गया है। और इसके आधार पर फिर संसद को पावर दी गई है कि आप कानून बनाइए और उन कानून को इम्प्लीमेंट कराइए। अब उनको जब तक कानून इम्प्लीमेंट नहीं होगा, भाई एक बात बताओ, संसद ने कानून बना दिया, उसके बाद में आप किसी दुकान पे गए और उसको बोला मेरे को ये सामान दे दे या कुछ भी, तो उसने बोला दूर हट, मैं तेरे को ये सामान नहीं दूंगा। भाई क्यों नहीं देगा तू ये सामान? भाई मैं इसलिए नहीं दूंगा, तू नीची कास्ट का है, मेरी मर्जी। तो क्या वो व्यक्ति उसको ये कानून दिखाएगा कि नहीं 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 नहीं, केंद्र सरकार ने 1955 में देख ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया है, तू मेरे को इसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। साथियों, जब तक कानून का सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता या उसको लागू नहीं किया जा सकता तो उसका जो परिणाम है वो शून्य है। ये इस अधिनियम को बनाने, ये इस आर्टिकल को बनाने का उद्देश्य क्या था कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियां फैली हुई है, जो छुआछूत की जो भावना फैली हुई है, उसको समाप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाई कानून बनाने पड़ेंगे और सभी लोगों की भावना, सभी लोगों को समान रूप से स्थापित करने के लिए उनकी भावनाओं का क्या करना पड़ेगा? सम्मान करना पड़ेगा। सभी लोगों की ऐसे उनके जो दिमाग में जो नजरें है, मतलब जो उनका सोचने का तरीका है दूसरों के प्रति या दूसरों को देखने के प्रति जो उनका भाव है, उसको क्या करना है? हमें उसको समाप्त करना है। जब तक हम उनको समाप्त नहीं करेंगे, उनकी जो दिमाग में जो थॉट, जो पुरानी थॉट है, लोगों को देखने का नजरिया उनका गलत है, जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे देश को आगे बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होगा? भाई हमारे सभी नागरिकों का होगा। सभी नागरिक मिलजुल के काम कैसे करेंगे? काम ऐसे करेंगे जब उनमें समानता स्थापित होगी, सभी लोगों में ऊंच नीच की भावना समाप्त होगी, सभी लोग एक साथ बैठ सकेंगे, सभी लोग एक साथ किसी स्थान पर प्रवेश कर सकेंगे, सभी लोग आसानी से कहीं भी आ जा सकेंगे, उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये हमारे देश की सबसे मूलभूत आवश्यकता है कि हमारे देश में जो व्याप्त कुरीतियां फैली हुई है उसका समाधान होना साथियों। और वो समाधान कैसे होगा? जब हम सभी नागरिक जागरूक होंगे, सभी लोगों को समान दृष्टि से देखेंगे, तभी ये जाके काम होगा साथियों। अब देखो इसमें, इसको लिखते हैं हम।
इसमें राज्य व व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त है। आप समझोगे, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे साथियों के राज्य और व्यक्तियों, और ये व्यक्ति ये क्या है। देखो, राज्य अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में क्या नहीं कर सकता, विभेद नहीं कर सकता, मतलब उसके साथ में छुआछूत की या किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता के आधार पर योग्य घोषित नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति को। और कोई भी व्यक्ति भी किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, किसी भी आधार पर छुआछूत नहीं कर सकता उसके साथ में, या किसी भी प्रकार से गलत आचरण नहीं कर सकता। ये साथियों किस में दिया गया है, यह आर्टिकल 17 में दिया गया है। किसी भी प्रकार से गलत आचरण निषेध किया गया है। निषेध किया गया है। अनुच्छेद 35 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। देखो, इसमें राज्य व व्यक्तियों के विरुद्ध किसको प्राप्त है, व्यक्ति को प्राप्त है यह अनुच्छेद। यह है, ठीक है। किसी भी प्रकार से गलत आचरण को इसमें क्या किया गया, निषेध किया गया। अनुच्छेद 33 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कानून बना सकते हैं। किसके माध्यम से, आर्टिकल 35 के माध्यम से। जल्दी से लिखो। देख लिया।
अब पढ़ेंगे साथियों हम अस्पृश्यता अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अपराध अधिनियम अधिनियम 1955 1955 कब पारित हुआ था ये साथियों? 1955 में। इसमें क्या था? इसके अंतर्गत अपराध करने पर अपराध करने पर 500 रुपये का जुर्माना 500 रुपये का जुर्माना या 6 माह की कैद या 6 माह की कैद या दोनों से दंडित किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम का नाम 1976 में सिविल निवारण अधिनियम कर दिया। सिविल निवारण अधिनियम कर दिया। अब देखो, यह है व्यक्तियों के साथ निजी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। निजी व्यक्ति को प्राप्त है। लिखो जल्दी से इसको, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। देखो, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में। इसके अंतर्गत क्या है कि अगर आपने अपराध किया है तो आपको 500 रुपए का जुर्माना या 6 माह का कारावास, ये दोनों ही मिल सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम का नाम 1976 में सिविल निवारण अधिनियम कर दिया गया था। क्या कर दिया? सिविल निवारण अधिनियम कर दिया। और ये व्यक्तियों के साथ किनको प्राप्त है? निजी व्यक्तियों को भी प्राप्त है, मतलब विदेशियों को भी प्राप्त है। साथियों जल्दी से लिखो। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है साथियों। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखो।
लिख लिया। इसके अंतर्गत अंतर्गत निम्न कार्य अपराध की श्रेणी, निम्न कार्य अपराध अपराध की श्रेणी में आते हैं, सबसे पहला है सार्वजनिक पूजा, सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोकना, प्रवेश करने से रोकना, दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल में प्रवेश से वंचित करना। तीसरा है शैक्षणिक संस्थान और हॉस्पिटल में प्रवेश के आधार पर विभेद करना, ये लिखो साथियों, जिसके अंतर्गत आने वाले यही है अपराध। देखो, आप सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से किसी भी व्यक्ति को किसी भी जाति धर्म के आधार पर नहीं रोक सकते। दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल में प्रवेश से आप वंचित नहीं कर सकते। शैक्षणिक संस्थान और हॉस्पिटल में प्रवेश के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। यह है इसके अंतर्गत आने वाले अपराध। एक बार जल्दी से लिख लो इसको, इसके बाद में आगे देखते हैं हम। लिखो जल्दी से। लिख लिया।
अब देखो, संसद ने अनुसूचित 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 जाति व अनुसूचित अनुसूचित सूचित जनजाति अत्याचार निवारण अत्याचार निवारण अधिनियम पारित 1989 में किया इससे ही एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से जाना जाता है। एक्ट के नाम से जाना जाता है। संसद ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संशोधित अधिनियम 2018 में पारित किया गया। इस अधिनियम में क्या था साथियों, इसमें प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं थी। किसकी जांच की? प्रारंभिक जांच की भी आवश्यकता नहीं थी। जांच की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रारंभिक जांच की आवश्यकता भी नहीं है। और ये कब लागू हुआ था साथियों? 7 अगस्त 2018। कब लागू हुआ था? 7 अगस्त 2018 को लागू। ये हमारा होता है साथियों अनुच्छेद 17 समाप्त। अस्पृश्यता का अंत कर दिया हम। देखो, संसद ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1989 में किया। इसमें इसे क्या कहते हैं? एट्रोसिटीज एक्ट भी इसे ही कहते हैं। संसद ने अनुसूचित जाति व जनजाति संशोधित अधिनियम कब पारित किया था? 2018 में। इसमें क्या है साथियों की प्रारंभिक जांच करने की भी आवश्यकता नहीं थी, सीधे ही गिरफ्तार करने का आदेश थे व्यक्ति को। पहले दोष सिद्धि है या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, पहले ही उसको गिरफ्तार करो। इसके ऊपर आपको पता है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द भी कर दिया था, बाद में संसद ने इसको वापस पारित करा था और 7 अगस्त 2018 को ये लागू हुआ था। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। छोटों को प्यार दे, बड़ों का सम्मान करे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करे साथियों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करे। साथियों, जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही।